रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1। और आज का टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला, इन दोनों के दरमियान रिलेशन और स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल। आइए एम्पिरिकल फार्मूला से आगाज करते हैं। स्टूडेंट, एम्पिरिकल फार्मूला जो है इसके हम डेफिनेशन, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन, फिर हम इनके एग्जांपल की तरफ आते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन। एम्पिरिकल फार्मूला a chemical formula which shows simplest whole number ratio between atoms of different elements in a compound. Empirical formula is a chemical formula. Chemical formulas, empirical formula, molecular formula, structural formula, skeletal formula, and many more. So empirical formula is a chemical formula. ये हमें क्या बताता है? It shows simplest whole number ratio between atoms of different elements in a compound. Simplest mean वो बात जिसको हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते, easy to understand. Whole number ratio, suppose C6H12O6, इसमें 3 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब ना कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम, तो एलिमेंट के एटम्स उनके दरमियान ये रेशो है। रेशो क्या है? 6, 12, 6। स्टूडेंट, दिस वन इज नॉट अ सिंपल रेशो। आप इस एटॉमिक रेशो को सिंपल कर सकते हैं। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6। अब ये जो मैंने लिखा है ना 1 to 1, दिस वन इज द सिंपलेस्ट रेशो। साथ ये होल नंबर, जब आप लिखते हैं ना 1.4, दिस वन इज फ्रैक्शनल नंबर। जो पॉइंट के बाद कोई डिजिट आ जाए, नॉन जीरो डिजिट, हम उसे फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर मैं लिखूं 1 2 4 10 30, दीज आर द होल नंबर। तो इंपिरिकल फार्मूला हमें क्या बताता है? ये किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। हम बढ़ते हैं मोलेकुलर फार्मूला। दिस वन इज आल्सो अ केमिकल फार्मूला। इट शोज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, it shows total number of atoms of different elements present in a molecule of a compound. अब यहां पे देखें, यहां पे पहली बात है कि आपको किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और उस मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके टोटल। सपोज मैं ना ग्लूकोज की बात करता हूं। ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला लेना है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लें। ये मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का C6H12O6। अब ये जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है ना, ये हमें बता रहा है कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और हर एलिमेंट के एटम भी बता रहे हैं। तो ये जो मैंने लिखा है, दिस वन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो दिस वन इज द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। स्टूडेंट, इंपिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला, इन दोनों में रिलेशन क्या है, जरा उसको देखते हैं। मेरे पास मोलेकुलर फार्मूला that's equal to n into empirical formula.
where n is molecular mass over empirical formula mass. ये दोनों में रिलेशन। सर इस रिलेशन को एक बहुत आसान एग्जांपल से समझिए। मुझे कहा जाता है कि determine molecular formula of benzene, और मुझे बताया गया है empirical formula of benzene is CH while its molecular mass is 78 AMU। स्टूडेंट हमें दो चीजें दी गई हैं, एक तो बेंजीन का इंपिरिकल फार्मूला दिया गया CH, और दूसरा हमें बेंजीन का मोलेकुलर मास दिया गया। अगर आप बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला जानना चाहते हैं तो आपको N चाहिए और इंपिरिकल फार्मूला, वी हैव द इंपिरिकल फार्मूला CH, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N। अगर आप N की वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बेंजीन का मोलेकुलर मास जो कि 78 है, इसको डिवाइड करेंगे इंपिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। अब हमारे इंपिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला मास नहीं है, अब निकाल ले। आपके पास बेंजीन का इंपिरिकल फार्मूला है CH, एक कार्बन 12 प्लस एक हाइड्रोजन 1, दैट इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब ये जो 13 है, दिस वन इज द इंपिरिकल फार्मूला मास ऑफ बेंजीन। तो आपके पास N की वैल्यू के लिए molecular mass that is 78 divided by empirical formula mass that is 13। आप इसको कट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6। For benzene the value of N is 6। N is an integral multiple, इसकी वैल्यू 1 2 3 and so on। In case of benzene the value of N is 6। अब आप क्या करोगे, यही फॉर्मूला यूज करोगे। मेरे पास है मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, that's equal to the value of N is 6 multiplied by empirical formula of benzene, that is CH. So we have C6H6, this one is the molecular formula of benzene। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला हो और मोलेकुलर मास हो तो हम किसी भी कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। This one is a relationship between empirical and molecular formula। इसी रिलेशनशिप को आपने ज़हन में रखना है, इसकी बुनियाद पर 3-4 न्यूमेरिकल टाइप आप क्वेश्चंस करेंगे। अब आए इंपिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला, इसके एग्जांपल्स की तरफ। तो आइए मैं आपको एक टेबल से इनके एग्जांपल समझाता हूं। स्टूडेंट मेरे पास ये एक टेबल है, इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में कंपाउंड्स, दूसरे में उनका इंपिरिकल फार्मूला और तीसरे में उनका मोलेकुलर फार्मूला। आपको समझाने के लिए ना मैं 6 कंपाउंड्स लेता हूं। पहले वाटर, दूसरा मेरे पास मीथेन, तीसरा कंपाउंड ग्लूकोज, चौथा कंपाउंड बेंजीन, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप इन कंपाउंड को जरा गौर से देखें तो उनमें जो फर्स्ट 4 हैं दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स, और जो आखिरी 2 हैं सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दे आर आयनिक कंपाउंड। ये ज़हन में रखना है कि पहले जो चारों हैं ऊपर वाले वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं और नीचे वाले दोनों जो हैं दे आर आयनिक कंपाउंड्स। अब पहले ना वाटर पे आए। द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज आल्सो H2। Similarly, the empirical formula of methane is CH4, while the molecular formula of methane is CH4। इसका मतलब क्या हुआ, 3-4 पॉइंट्स में आपको याद करवाना चाहिए। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि many compounds have same empirical and molecular formula, just like water and methane। इनका empirical और molecular formula सेम है। For such compound the value of N is unity, is 1। तो हम क्या कहेंगे, all those compounds
for which the value of n is 1 unity, they have same empirical and molecular formula. वाटर और मीथेन के अलावा आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है. आप कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, आप अमोनिया को ले लें, सुक्रोज के ले लें. All these are compounds and several many such compounds, they have same empirical and molecular formula. तीसरे नंबर पे we have the glucose. The empirical formula of glucose is CH2O, while its molecular formula C6H12O6. It means different empirical and molecular formulas. The same case is with benzene. The empirical formula of benzene is CH, while its molecular formula C6H6. इसमें हम क्या करेंगे, ये दूसरा पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि there are a lot of compounds which have different empirical and molecular formulas, like that benzene, glucose and many others. Student, glucose के लिए the value of n is 6. Similarly for benzene the value of n is also 6. एक और बात भी ज़हन में बिठाओ, आप ना 9-10 में पढ़ के और सेकंड ईयर में जाके आप पढ़ेंगे, एक टर्म हम यूज करते हैं आइसोमर्स. क्या था आइसोमर्स? Those compounds which have same molecular formula but different structure and properties, they are called the isomers. अगर आप ग्लूकोज के देखें, the molecular formula of glucose C6H12O6, और यही मोलेकुलर फार्मूला फ्रुक्टोज का है, यही मोलेकुलर फार्मूला गैलेक्टोज का है. तो मैं कह सकता हूं कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दे हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला, सो दे आर द आइसोमर. एक बार स्टूडेंट आप जरा रिसर्च कीजिएगा. हमने कहा कि बेंजीन का इंपिरिकल फार्मूला CH है, एसिटाइलिन उसका इंपिरिकल फार्मूला भी CH है. ऐसे कंपाउंड जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम है उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं. जरा मालूम कीजिएगा कि ऐसे कंपाउंड जिनका इंपिरिकल फार्मूला सेम होता है हम उन्हें क्या कहते हैं. जरा इसको रिसर्च कीजिए. हमारे पास जो सेकंड लास्ट एग्जांपल है वो सोडियम क्लोराइड की है. द इंपिरिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl. मुझे बताएं व्हाट विल बी इट्स मोलेकुलर फार्मूला. जी, yes, sodium chloride has no molecular formula. Why? Because it does not exist in the form of molecule. अगर कोई भी कंपाउंड मोलेकुलर फार्मूला रखता है तो उसके लिए मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करना जरूरी है. सोडियम क्लोराइड इज एन एनी कंपाउंड, इट ओनली हैव द empirical formula. Similarly, magnesium oxide is also an ionic compound. Its empirical formula MgO. It has no molecular formula. आखिरी बात को आप किस तरह समराइज करेंगे? हम कहेंगे ionic compound only have the empirical formula. They do not have the molecular formula. But the covalent compound, the molecular compound, they have empirical formula as well as molecular formula. एक और exceptional case. What about silicon dioxide, SiO2, silicon dioxide? जरा इसको जरा मैं आपको समझाता हूं. स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि व्हाट अबाउट SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड. इट हैज अ जॉइंट, इट हैज अ ह्यूज कोवलेंट स्ट्रक्चर. तो अब इसका ये जो SiO2 हो गया, वेदर दिस वन इज अ मोलेकुलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला, अगर ये कोवलेंट कंपाउंड है तो ये तो फिर इसका इंपिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला दोनों ही इसे शो करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड, and many other compounds, they are covalent compound. No doubt they are covalent compound, but they do not have molecular formula. इसके बजाय they are represented by empirical formula. तो SiO2 is the empirical formula of silicon dioxide. ये स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स थे. आपने
इंपिरिकल मोलेकुलर फार्मूला, दोनों के एग्जांपल्स के साथ साथ ये 5-6 पॉइंट्स इनको भी नोट किया। अब आते हम स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ इंपिरिकल फार्मूला। मैं इंपिरिकल फार्मूला जानना चाहता हूं, उसके लिए मुझे आई हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स, वन बाय वन उनको याद करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, जिस कंपाउंड का आप इंपिरिकल फार्मूला जानना चाहते हैं, पहले उसकी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करें। परसेंटेज कंपोजिशन है क्या, इसको मालूम कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया कि परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है, परसेंटेज कंपोजिशन इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करना। मैं ग्लूकोज की बात करता हूं, ग्लूकोज की परसेंटेज कंपोजिशन से मुराद है कि ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट, ग्लूकोज में हमारे पास हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपने क्या करना है, आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करनी है एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। जब आप इन तीनों एलिमेंट्स की जो ग्लूकोज में मौजूद हैं परसेंटेज मालूम करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। अब कैसे मालूम करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन? मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया कि 2 तरह से मालूम होती है, एक एक्सपेरिमेंटली, सेकंड वन थ्योरेटिकली। Student, experimentally we have lot of experiment to calculate, to determine the percentage composition. एक इसमें हम स्टडी भी करते हैं, combustion analysis. Similarly, elemental analysis. इस तरह Dumas method. Similarly, Geldahl's method and various other techniques. ये वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम परसेंटेज कंपोजिशन हमारे सिलेबस में कंबस्शन एनालिसिस है जिसको हम थॉरोली स्टडी करेंगे। थ्योरेटिकली वी हैव अ फार्मूला, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दैट इज इक्वल टू mass of element in compound over molar mass multiply by 100। तो आप इस फार्मूला के तहत आप थ्योरेटिकली परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम कर सकते हैं। इस तरह कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करो, तो दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। द सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है मेरे पास, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। स्टूडेंट, ग्राम एटम्स को मैं मोल कहता हूं ऑफ ईच एलिमेंट। आपने हर एलिमेंट के, जिनके आपने पहले परसेंटेज कंपोजिशन, हर एक एलिमेंट की नंबर ऑफ ग्राम एटम कह लो, मोल्स कह लो, इसको मालूम करो। ये कैसे मालूम हो? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या जिसे आप मोल्स कहते हैं, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मसलन फर्ज करता हूं मैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन आपने मालूम की और ये आ गई सपोज 40%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपने मालूम की, सपोज ये आ गई 20%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपने ली, सपोज ये आपके पास आ गई 40%। अब ये पहला काम तो हो गया कि आपने हर एक एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी। अब आपने क्या मालूम करना है? हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ मोल। आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मालूम करेंगे,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे मालूम करेंगे। जो आपने पहले स्टेप में परसेंटेज निकाली है ना, उसको उसके एटॉमिक मास पर डिवाइड करें। हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो 40 डिवाइडेड बाय 12। हाइड्रोजन के लिए 20 डिवाइडेड बाय 1.008। ऑक्सीजन के लिए 40 डिवाइडेड बाय 16। 16 इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास हर एक एटम एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब तीसरा काम है, अब हमने ना हर एलिमेंट की एटॉमिक रेशो निकालनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट की एटॉमिक रेशो निकालें। कैसे निकालें? टू गेट दिस, डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स, जिसे आप ग्राम एटम कहते हैं, ऑफ ईच एलिमेंट बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। अब तीसरा काम क्या है? आपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके नंबर ऑफ मोल्स ले लिए। अब आपने इन तीनों एलिमेंट्स की 1 बाय 1 एटॉमिक रेशो निकाली। उसके लिए मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है आप इन तीनों में देखें किस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स पे बाकी सबके मोल्स को डिवाइड करते जाओ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास हर एक एलिमेंट उसकी एटॉमिक रेशियो आती है। आगे हम वो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसमें इस पॉइंट को मैं मजीद वाज़ेह करूंगा। लास्ट पॉइंट, जब आप एलिमेंट की एटॉमिक रेशियो लेते हैं, अब आप उनके एटॉमिक रेशियो को देखें। अगर एटॉमिक रेशियो हो होल नंबर में तो आपके पास इंपीरिकल फार्मूला आ गया, लेकिन अगर एटॉमिक रेशियो हो फ्रैक्शन में तो आप किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर में ले आए। दो बातें मैंने की हैं। इफ atomic ratio is whole number, it gives empirical formula। ये पहली बात होगी। दूसरा पॉइंट, एटॉमिक रेशियो आपके पास कार्बन आ गई 3, हाइड्रोजन आ गई आपके पास 2, ऑक्सीजन आ गई 4। ये एटॉमिक रेशियो आ गई। सपोज कार्बन 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन, ये एटॉमिक रेशियो आ गई। अब ये जो तीनों है नंबर, ये तीनों होल नंबर है, सिंपलेस्ट है, लिहाजा आप इनको इसके नीचे लिखे, ये आपके पास इंपीरिकल फार्मूला। लेकिन अगर तीनों में से कोई एक या दो या तीनों ही फ्रैक्शन में आ जाते हैं, यानी आपके पास आ गया 3 रेशो 2.7 रेशो 4। अब इस केस में ये कार्बन और ऑक्सीजन, इसके एटॉमिक रेशियो ये तो आगे होल नंबर में, लेकिन हाइड्रोजन की 0.7 2.7 फ्रैक्शन में। तो फिर आप क्या करेंगे? आप इन तीनों को किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। वो सूटेबल डिजिट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मल्टीप्लाई करके आप इन तीनों वैल्यूज को होल नंबर में लाएंगे। तो पहली बात, इफ द एटॉमिक रेशियो इज होल नंबर इट गिव्स इंपीरिकल फार्मूला। otherwise multiply with suitable digit to get whole number। तो स्टूडेंट, दीज आर 4 स्टेप्स। जब आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे यू विल गेट द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। आइए हम ना एक एग्जांपल से इन 4 पॉइंट्स को मजीद क्लियर करते हैं। मेरे पास एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट में जरा बोलता हूं, आप उसको गौर से देखिएगा।
ethylene glycol is an automobile is used as automobile antifreeze. It contains carbon 38.7%, hydrogen 9.7%, and oxygen 51.6%. Its molecular mass is 61.9 gram per mole. Calculate its empirical formula. जरा आए, मैंने आपको बताया कि एथिलीन ग्लाइकोल इज एन ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज. गाड़ियों के अंदर रेडिएटर में ये यूज होता है और ये चैप्टर 9 में जाके हम पढ़ेंगे कि इस ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज इसका फंक्शन क्या है. ये ना सिर्फ उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है बल्कि बॉइलिंग पॉइंट को भी इंक्रीज करता है. इसका जो बुनियादी काम है ये किसी भी लिक्विड की लिक्विड रेंज को एक्सपेंड करता है और इसलिए हम इसको रेडिएटर में कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. इसमें कार्बन 38.7%, हाइड्रोजन 9.7%, ऑक्सीजन 51.6%. और आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने इसका मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया, लेकिन यहां इसके मॉलिक्यूलर मास का फिलहाल कोई काम नहीं क्योंकि हम तो इंपिरिकल फार्मूला जानना चाह रहे हैं. अब आए वो जो स्टेप्स हमने पढ़े. स्टूडेंट उन स्टेप्स में पहला था डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन. वो तो हमारा ऑलरेडी काम हो गया ना, हमने पढ़ लिया, हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू में आ गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन नो रीड, वो तीनों की परसेंटेज आ गई. अब अगला स्टेप क्या है, हमने हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना, यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम कह लें, नंबर ऑफ मोल्स कह लें. यानी मुझे चाहिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन. मैं जानना चाहता हूं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, स्टूडेंट जिन्हें हम मोल्स कहते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, ऑफ हाइड्रोजन. सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तीनों एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे निकालने हैं. आप ना उन एलिमेंट्स की जो परसेंटेज उसको एटॉमिक मास पर, परसेंटेज ऑफ कार्बन 38.7 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. तो अगर आप डिवाइड करें, कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, यू विल गेट 3.225 ये मोल्स इसका यूनिट आएगा. अब हम हाइड्रोजन की तरफ आते हैं. हाइड्रोजन की परसेंटेज 9.7 और आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता है 1.008. सॉल्व करेंगे यू विल गेट 9.6. अब आ जाए ऑक्सीजन की तरफ. द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 51.6 and the atomic mass of oxygen 16. The answer is 3.225 mole. स्टूडेंट हमारे पास पहला स्टेप स्टेटमेंट में था, दूसरा निकाल लिया. अब आपने एटॉमिक रेशियो निकाली हर एक एलिमेंट की. तो मैं मालूम करूंगा एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन, एटॉमिक रेशियो of hydrogen and atomic ratio of oxygen. अब एटॉमिक रेशियो कैसे लें. आप ना कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम ले लें, वो है 3.225. पहले हाइड्रोजन के हैं जी 9.6, ऑक्सीजन के 3.225. मैंने तीनों के न्यूमरेटर में तीनों के नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए. अब डिनोमिनेटर में क्या, इस पे डिवाइड करो. वो कहते हैं आप इन तीनों में से तीनों के नंबर ऑफ मोल्स देखें, जिसके सबसे कम होंगे उस पर डिवाइड करो. तो सबसे कम तो इन दोनों के हैं 3.225, 3.225, 9.6 ज्यादा है, तो आप 3.225 पे डिवाइड कर दें. तो आपके पास 3.225 3.225 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, और वो यही है 3.225. स्टूडेंट आपके पास कार्बन के एटॉमिक रेशियो 1, फॉर हाइड्रोजन 3, फॉर ऑक्सीजन 1. अब एटॉमिक रेशियो देखो 1, 3, 1. क्या ये होल नंबर में है, क्या ये फ्रैक्शन में है.
दिस वन इज होल नंबर एटॉमिक रेशियो। अगर होल नंबर में होगी आप इसी एटॉमिक रेशियो को C1H3O1 वन ना भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है, लिखा हुआ है, तो आपके पास ये आएगा। दिस वन इज द इंपिरिकल फार्मूला ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। अगर ये एटॉमिक रेशियो होल नंबर की बजाय फ्रैक्शन में होती तो फिर आप इसको किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करते तीनों को और आप होल नंबर रेशियो। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने इंपिरिकल फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला, उनके एग्जांपल्स, वहां पे हमने 4-5 पॉइंट्स याद करने की कोशिश की। वो बेसिक हैं, केमिस्ट्री में बेसिक पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमने स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ इंपिरिकल फार्मूला। बाद में हम न्यूमेरिकल की मदद से इन 4 स्टेप्स को हमने याद करने की, समझने की कोशिश की। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।